नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए केबीएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर 2018 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के हम लोग यहां पे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है? तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ तथा दक्षिण में मकर रेखा 23.5 साउथ के मध्य पृथ्वी पर विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र है। इस प्रकार उष्णकटिबंध का अक्षांशीय विस्तार 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ होता है। 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंध के रूप में जाना जाता है। यहाँ विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सामान्यतः लंबवत होती हैं, इसलिए यह क्षेत्र अधिक ताप प्राप्त करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा 17.64%। भारत की 15वीं जनगणना या जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही है, जबकि वर्ष 1991 से 2001 की यदि हम बात करें तो 21.5% थी। भारत की जनगणना भारत के नागरिकों की विभिन्न विशेषताओं पर विभिन्न सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1872 में। अगला क्वेश्चन नंबर 133 है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक प्रजाति के अंतर्गत व्यक्तियों का संकेंद्रण है। जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों का उपयोग जनसांख्यिकीय स्थिति के आकलन हेतु किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या होगी? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा 89 हो जाएगा। यदि 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध उनकी कुल संख्या 89 होगी दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है। निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे ऐड कर लीजिए 78% है दोस्तों, और ऑप्शन डी है 82%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 78%। नाइट्रोजन गैस की वायुमंडल में औसतन मात्रा लगभग 78% होती है। वायुमंडल में मात्रा के अनुसार अन्य गैसें ऑक्सीजन 20.95% होता है, आर्गन 0.93% होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 136 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सही है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जो है विकल्प में आपका जो है सभी विकल्प जो हैं गलत दिए गए हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नागरिक एवं ग्रामीण जनसंख्या 31.2%,
31.2% एवं 68.8% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दिए गए विकल्प में से ऑप्शन आपका जो है राइट नहीं दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31.2%। अगला क्वेश्चन नंबर 137। समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, आपको बताना है समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समुदाय की भूमि को सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 82.5 पूर्व। 82.5 पूर्व को भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 140 क्वेश्चन नंबर, देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ की गई। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1997। भारत में नवी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ वर्ष 1997 में किया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रयास वर्ष 1938 में प्रारंभ हुए थे। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 142, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमनदी पर्वत शिखर पर। ऑप्शन सी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों पहाड़ी ढलानों पर, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सीढ़ीदार खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाह। पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, जलवाह को सम्मिलित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 144 है दोस्तों, जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तथा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 2 PM इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 पूर्व से 20 पूर्व आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 पूर्व आ जाएगा दोस्तों। और प्रत्येक 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो 60 पूर्व को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 64 × 240 मिनट हो जाएगा। और 240 मिनट बराबर 4 घंटे होता है। तो 20 पूर्व पर समय 10 AM हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 80 पूर्वी 10 + 4 बराबर हो जाएगा 2 PM। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हस्ट और ग्रेबेन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रंसन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्वजनिक एजेंसी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र सार्वजनिक एजेंसी चलाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं भारत के सामान्य नागरिकों हेतु एक वरदान की तरह कार्य करती हैं। विशेषकर वे नागरिक जिनकी आय बेहद कम होती है, उनके लिए यह बेहद लाभकारी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्त किसके द्वारा होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार द्वारा नियुक्ति। ग्राम सभा के सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सही है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943/1000 पुरुष हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे राइट कोई भी ऑप्शन राइट नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 943, 1000 में 943 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों से किसके पास अधिकार होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास दिल्ली एवं कन्याकुमारी के बीच नई ट्रेन चलाने का अधिकार है, भारतीय रेलवे केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 है, छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि उचित विकल्प है दोस्तों। यहाँ पे सघन निर्वाह कृषि से तात्पर्य कृषकों द्वारा जमीन के छोटे भूखंडों पर कृषि कार्य करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।